Hey all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हम कंटिन्यू करेंगे मेल रिप्रोडक्शन के जो हम लोग ने लास्ट क्लास में मेल रिप्रोडक्शन मोस्टली कंप्लीट कर दिया था। हाफ पार्ट जो भी रहता है वो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या बताया था, बेसिक्स बताया था कि रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, हम किस सीरीज़ में उसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम मेल और फीमेल का इंडिविजुअली पढ़ेंगे, उसके बाद गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। इंडिविजुअली मतलब उसके स्ट्रक्चर्स, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हम दोनों के गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, गेस्टेशन, पार्चुरेशन, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने कहाँ तक करा दिया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर तक मैंने बता दिया था। एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल पूरा स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू पूरा इजैक्यूलेटरी डक्ट, सब कुछ कहाँ से होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद रेटिटेस्टिस एंड ऑल ट्यूब्यूल, वास एफरेंस, वास डिफरेंस, फिर उसके बाद एपिडिडाइमिस हो गया, तीनों ग्लैंड्स। डिटेल ग्लैंड्स की अभी हम पढ़ेंगे, पर लेकिन स्ट्रक्चर वाइज मैंने सब बता दिया था, ठीक है। वो आता हो अगर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो अभी का नहीं समझ में आएगा लेक्चर। तो जो इनिशियल पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको पढ़ के ही ये लेक्चर देखना, ठीक है। अभी हम चालू करेंगे फर्स्ट जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, आज का फर्स्ट टॉपिक वो होगा तीनों जो ग्लैंड्स है उसका सिक्रीशन, मतलब वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो कैसे दिखते हैं ना। तो सबसे पहली बात, वो तीनों ग्लैंड्स कौन कौन से हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। देखो, प्राइमरी ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या होता है, एक ही जो हमको पता है वो टेस्टिस, वो ही प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है। सेकेंडरी में सब आ जाते हैं, जो टेस्टिस के बाहर के सब जो होते हैं वो, प्लस उसके जो ग्लैंड्स, उसके जो डक्स, वो सब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या एक्सेसरी डक्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से कौन कौन से, एक है हमारे पास सीरीज में पढ़ेंगे, एक सेमाइनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट और तीसरा है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स को एक और बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल। ठीक है, ये तीन ग्लैंड्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते ही होते हैं, तभी वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा होता है, ओके। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं उसमें से एक ग्लैंड अनपेयर्ड होगा और दो पेयर्ड होंगे। सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड, प्रोस्टेट अनपेयर्ड। इंपॉर्टेंट बोल रहे तो ये लिखो, मैंने सिर्फ दीवारों को सुनाने के लिए नहीं बोला। देखो, सेमाइनल वेसिकल और काउपर्स पेयर्ड होते हैं और प्रोस्टेट अनपेयर्ड होता है। एज यूजुअल ऑब्वियसली बायो में जो हमको करना होता है वो हम नहीं करते हैं, बाकी सब होता है। यानी कि प्रोस्टेट पी से है तो पी से पेयर्ड होना चाहिए था, बाकी दोनों अनपेयर्ड होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, ये पी से है तो ये अनपेयर्ड है, बाकी सब पेयर्ड है, समझे। तो प्रोस्टेट इज अनपेयर्ड, विच इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है। प्रोस्टेट इज ओनली अनपेयर्ड ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पेन बंद हो गया, ये ट्यूब्यूलर, ये ट्यूब्यूलर एल्वियोलर, ये कॉइल्ड होता है, और ये भी ट्यूब्यूलर एल्वियोलर। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, वो कॉइल्ड होता है, ये ट्यूब्यूलर एल्वियोलर होता है। इसको सिर्फ याद रखना पड़ेगा, इतना कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखो तो अच्छी बात है, ठीक है। अगला, अब आपने अगर मैंने लास्ट लेक्चर देखा तो उसमें मैंने आपके एक डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने इसको किधर बनाया था, पहले मुझे वो बताओ, किस ग्लैंड को किधर बनाया था। जो सेमाइनल है वो बनाया था बिहाइंड ब्लैडर, यानी कि ये था हमारा ब्लैडर, यहाँ पे मैंने बनाया था सेमाइनल। हमने इसका
लॉन्जिट्यूडनल, सॉरी ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन किया था। तो इंसान फेस इधर कर रहा है और बैक इधर है, तो ये सेमाइनल ग्लैंड का है वेसिकल जो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। प्रोस्टेट कहाँ पे था, यहाँ पे बनाया था मैंने, तो वो कहाँ है, बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और काउपर्स ग्लैंड यहाँ पे बनाया था जहाँ से नीचे पेनिस चालू रहा था, तो ये कहाँ पे होगा, बेस ऑफ पेनिस, नीचे नहीं ऊपर होगा बेस ऑफ पेनिस। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होता है। मतलब कि ये ग्लैंड्स है, कुछ तो सिक्रेशन करेंगे। ऑब्वियसली हमारे पास स्पर्म आ रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, पर वो अकेला तो नहीं आएगा ना, किसी को साथ लेके आएगा ल्यूब्रिकेशन के लिए या कोई भी चीज़ के लिए लेकर के आएगा। तो वो किसको लेकर के आएगा, इसके सिक्रीशंस को लेकर के आएगा। ये स्पर्म के साथ साथ अपने सिक्रीशन भी डालेंगे, तुम ये भी ले लो स्पर्म के साथ, ये भी ले लो, इस तरीके से करेंगे। तो पूरा का पूरा एक सीमेन बनेगा जिसके अंदर स्पर्म्स होंगे प्लस ये तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन होंगे। क्या बनेगा वो, सीमेन, SEMEN। तो इन शॉर्ट सीमेन में 3 ग्लैंड का सिक्रीशन होगा और स्पर्म होंगे, ये याद रखना, ठीक है। तो वो सिक्रीशन क्या क्या होगा, पहली चीज़ होगी सेमाइनल वेसिकल की। उस सेमाइनल वेसिकल देता है फ्रुक्टोज, सिट्रेट, प्रोस्टाग्लैंडिन। देखो सेमाइनल वेसिकल ने अपनी सिक्रीशन में क्या दिया, फ्रुक्टोज दिया। अब मैं आपको बता दूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी ऐसी सिक्रीशन नहीं होती है जिसमें फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर सिक्रीशन में फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सेमाइनल वेसिकल हर बार देती है। वो अपनी इच्छा अनुसार कभी देना कभी नहीं देना ऐसा नहीं करती, वो हर बार देगी। तो रेप केसेस में यूजुअली हम टेस्ट करना हो ना, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर फ्रुक्टोज की प्रेजेंस है तो चांसेस हो जाते हैं कि हाँ उसका रेप हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रुक्टोज उसके अंदर खुद से तो आएगा नहीं, वो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से आएगा। या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सीमेन के अंदर जो सेमाइनल वेसिकल ने सिक्रीट किया है वो था फ्रुक्टोज, जो फिर बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गया। वो कैसे गया, वो इसकी वजह से गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले से फ्रुक्टोज नहीं होता, फीमेल की बॉडी नहीं बोल रही हूँ मैं, फीमेल की बॉडी में तो होता है फ्रुक्टोज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सिक्रीशन में फ्रुक्टोज नहीं होता। तो इनकेस अगर वो पाया गया है फ्रुक्टोज टेस्ट के दौरान, तो फिर उसका ये मतलब है कि वो फीमेल का रेप हुआ है। रेप टेस्टिंग में ये फॉरेंसिक मेडिसिन में काम आते हैं, CID अगर आप देखते हो तो, ठीक है। तो सबसे पहला फ्रुक्टोज, सिट्रेट, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ये सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन है। प्रोस्टेट का सिक्रीशन, सिट्रेट इधर है, इधर भी सिट्रेट आएगा, इसके साथ C कैल्शियम। ओके, कैल्शियम जो है, कैल्शियम की वजह से इसका एक पर्टिकुलर ओडर होता है, ओडर यानी उसकी स्मेल। तो सीमेन की एक पर्टिकुलर जो स्मेल होती है उसका कारण क्या है, प्रोस्टेट का सिक्रीशन। वो क्या सिक्रीट करती है, कैल्शियम सिक्रीट करती है वो, ठीक है। तो क्या क्या इसमें सिट्रेट है, कैल्शियम है, थोड़े अमाउंट में प्रोस्टाग्लैंडिन भी हो सकते हैं, पर क्योंकि इसमें ही ज़्यादा सही है तो इसी में रहने दो। प्रोफिब्रिनोलाइटिन, सीमेन इज एल्कलाइन इन नेचर, एल्कलाइन यानी उसका pH इज मोर देन 7, और वो किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से, प्रोफिब्रिनोलाइटिन, इसकी वजह से सीमेन का नेचर इज एल्कलाइन। मैंने क्या क्या, अभी मैंने आपको 3 चीज़ बोली। सबसे पहला, उसको एक बार बाद में रिवाइज करते हैं, पहले एक लास्ट चीज़ देख लो, काउपर्स ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड वो सिक्रीट करेगा म्यूकस। म्यूकस का काम कहीं पर भी सिक्रीट है तो वो ल्यूब्रिकेशन ही करता है। हम लोग ट्रैकिया में भी देखते हैं म्यूकस होता है, वो भी ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। कहीं भी जगह पे अगर म्यूकस सिक्रीशन है तो उसका फंक्शन क्या होगा, ल्यूब्रिकेशन। तो ठीक है, वो तो बात की बात है। सबसे पहली चीज़, सेमाइनल वेसिकल सिक्रीट करती है 3 चीज़, फ्रुक्टोज, सिट्रेट, प्रोस्टाग्लैंडिन। फ्रुक्टोज क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली तुम खाना खाओगे तो एनर्जी तो प्रोवाइड करेगा ना, और स्पर्म्स को भी चाहिए एनर्जी ऐसे सुर करके आगे जाने के लिए, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रुक्टोज करेगा। सेमाइनल वेसिकल में फ्रुक्टोज के अलावा क्या आता है, सिट्रेट आता है और प्रोस्टाग्लैंडिन आता है, FCP,
फ्रक्टोज, सिट्रेट, प्रोस्टाग्लैंडिन। और F से फ्रुक्टोज और F से फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक मेडिसिन में कोई भी टेस्ट, रेप टेस्ट करना हो तो उसमें किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है? फ्रुक्टोज। सेकेंडली प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या क्या सिक्रीट करता है? वो सिट्रेट का, सिट्रेट हम कॉपी कर लेंगे बट वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? कैल्शियम और प्रोफिब्रिनोलाइटिन। कैल्शियम क्या प्रोवाइड करता है? ओडर, एक स्मेल प्रोवाइड करता है। किसको? सीमेन को। और प्रोफिब्रिनोलाइटिन गिव्स द एल्कलाइन नेचर टू सीमेन। नेक्स्ट है काउपर्स ग्लैंड जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है। अगला हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन। किसका फंक्शन? ग्लैंड का फंक्शन। अल्टीमेटली वो क्या फंक्शन कर रहा है? सिक्रीशन तो कर रहा है, ठीक है, पर उसका कुछ काम भी तो आना चाहिए ना सिक्रीट करते करते। ऐसे ही मजे से चलो ठीक है ये मेरा मन हुआ आज मैंने फ्रुक्टोज सिक्रीट कर दिया, कोई काम नहीं है उसका। ऐसा नहीं होता है। हर किसी चीज़ का कोई फंक्शन होता है, तो हम वो पढ़ेंगे। तो सेमाइनल, वेसिकल, प्रोस्टेट, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, इस सब का फंक्शन शुरू करते हैं। फ्रुक्टोज मैंने आपको बताया क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सेमाइनल वेसिकल का अल्टीमेट फंक्शन क्या होगा? सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके अलावा इसका एक और काम होता है, कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। दो फंक्शन होते हैं सेमाइनल वेसिकल का। सबसे पहला तो सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि फ्रुक्टोज प्रेजेंट है। फ्रुक्टोज ही तो है जो एनर्जी दे रहा है, ठीक है, ये हुआ। दूसरा प्रोस्टेट का फंक्शन है कॉजेस कोएगुलेशन। C फॉर सिट्रेट, C फॉर कैल्शियम, C फॉर कोएगुलेशन, सारे के सारे C आएंगे P में। PC यानी कंप्यूटर, ठीक है, वो जो भी आप बोलते हो। तो जो भी सिक्रीशन निकल रहा है उसके थोड़े टाइम बाद अगर वो सिक्रीशन वेस्ट जा रहा है तो उसकी कोएगुलेशन कर देगा, ठीक है। काउपर्स म्यूकस सिक्रीट करता है, ये मैंने को पहले ही बोल दिया। क्या करेगा? ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। मेन काम क्या होता है म्यूकस का? हर जगह होता है ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना। अब ये जो सिक्रीशन कर रहा है वो अपना कितना योगदान दे रहा है वो समझ लेते हैं। अब उसको याद करने की एक ट्रिक है, इसी से लिखें 5, 10, 20, 30, 40, 50 जाने दो, 60, 70, ये इसकी सिक्रीशन परसेंटेज है। काउपर्स ग्लैंड 5 to 10% देगा, प्रोस्टेट ग्लैंड 20 to 30% सिक्रीशन करेगा और सेमाइनल वेसिकल करेगा 60 to 70% सिक्रीशन। अब मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, वो क्या क्या थी? सबसे पहली चीज़ फ्रुक्टोज के बारे में। फ्रुक्टोज क्या करेंगे? फॉरेंसिक मेडिसिन के टेस्ट में काम आता है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई? कैल्शियम। कैल्शियम क्या करेगा? एक पर्टिकुलर ऑर्डर देगा। तीसरी चीज़ क्या बनाई? फिब्रोनोलाइटिन, वो क्या देगा? अल्कलाइन नेचर देगा। और म्यूकस क्या करेगा? ल्यूब्रिकेशन करेगा, वो तो ठीक ही है। एक और चीज़ ऐड कर लो, काउपर्स ग्लैंड विल गिव विस्कोसिटी, इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी किसकी वजह से आएगी? काउपर्स ग्लैंड की वजह से। और एक और चीज़, लास्ट चीज़, कि एक प्रोस्टाटाइटिस करके चीज़ होती है, वो क्या होती है? देखो ऐसा कुछ है आइटिस तो हमेशा क्या होगा? इन्फ्लेमेशन। ये याद ही रख लेना, आगे जाके हमेशा कहीं पर भी कोई भी चैप्टर में अगर आइटिस करके कुछ लिखा है तो वो एवरी टाइम इट इज़ इन्फ्लेमेशन। तो ये किसका इन्फ्लेमेशन है? इसका इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। ये दो चीज़ मुझे एक्स्ट्रा बतानी थी। अब ऐसे तो मैं आपको यूरेथ्रा पढ़ा चुकी हूँ, पर लेकिन क्योंकि मुझे आपको स्पिंटर्स पढ़ाने हैं तो उसके साथ साथ मैं यूरेथ्रा साइड बाय साइड रिवाइज करती रहूँगी, तो आपको याद भी रह जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं, जो मैंने पिछली बार भी ऐसा सिमिलर डायग्राम बनवाया था, तो लेकिन इस बार भी बनाना है, भाग के कहीं नहीं जाना। ठीक है, तो
ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले सुन लो फिर बाद में लिखते रहना, ठीक है। ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये चल ही नहीं रहा है। ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर जिसको मैं यू भी लिख रही हूँ। ये इजैकुलेटरी डक्ट का एम्प्यूला, यहाँ पे है इजैकुलेटरी डक्ट, ये सेमाइनल वेसिकल, ये प्रोस्टेट और ये पेनिस और ये सब, ठीक है। यहाँ पे ग्लांस पेनिस और प्रीप्यूज और वो सब, ठीक है। यहाँ पे एक स्पिंटर होता है जो यूरिनरी ब्लैडर की एग्जैक्ट बेस पे प्रेजेंट होता है। उस स्पिंटर का नाम है इंटरनल इनवॉलेंटरी स्पिंटर। A few moments later. कहाँ पे थे हम, ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो गई ना। हाँ तो ठीक है, इंटरनल इनवॉलेंटरी स्पिंटर। क्यों इंटरनल? क्योंकि यहाँ पर बाहर एक और स्पिंटर प्रेजेंट होता है, इसलिए ये इसके कंपैरिजन में ये हमारी बॉडी के ज़्यादा अंदर है, तो इंटरनल। इनवॉलेंटरी क्यों? क्योंकि ये हमारे वॉलेंटरी कंट्रोल में नहीं है, हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जब इसकी मर्जी होगी तब खुलेगा, जब मर्जी होगी तब बंद होगा। ये सिर्फ मेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल्स में भी, सभी ह्यूमंस में एक इंटरनल एक एक्सटर्नल होता ही है स्पिंटर। एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। और सभी ह्यूमंस में जो इंटरनल इनवॉलेंटरी स्पिंटर होता है, यानी इंटरनल होगा हमारी कंट्रोल में नहीं होगा, और स्पिंटर यानी कि मसल्स जो गार्ड करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो ये इस हिसाब से इंटरनल इनवॉलेंटरी स्पिंटर हुआ। ये जो है ये एक्सटर्नल वॉलेंटरी स्पिंटर है। कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रोस्टेट के एग्जैक्टली ओपनिंग पे। यही वो है जिसके अंदर इजैकुलेटरी डक्ट की भी ओपनिंग आ रही है, समाइनल वेसिकल का भी जो सिक्रीशन है वो सबसे पहले इसी स्पिंटर के पास आ रहा है, और प्रोस्टेट का सिक्रीशन भी इसी स्पिंटर के पास आ रहा है, जो मैंने गलत जगह पे बना दिया है, मतलब सही जगह थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई करना है। ये रहा, ठीक है। ये है हमारा एक्सटर्नल वॉलेंटरी स्पिंटर। अब एक और चीज़, यूरेथ्रा, जो कि मैंने बोला, इस प्रोस्टेट में जो भी पार्ट है इस यूरेथ्रा का, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा प्रोस्टेट के बाद और एक्सटर्नल स्पिंटर के तक इतनी जो जगह बची, ये है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, जो सबसे छोटा है साइज़ में। ऑब्वियसली दिख रहा है बहुत ही छोटा है, प्रोस्टेट नॉर्मल साइज़ है। और सबसे बड़ा कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक जो हो रहा है, ये पूरा क्या है? पिनाइल यूरेथ्रा, क्योंकि पेनिस में है। कुछ भी नया बोला नहीं। कहाँ पे खुलता है? यूरेथ्रल मीएटस या एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग, जो आप कहना चाहिए। थोड़ा ऐसे हार्ड वर्ड है तो मैंने लिख दिया, ठीक है। 3 यूरेथ्रा है, 3 पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। अब ये 3 पार्ट ऑफ यूरेथ्रा सब ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होते, सिर्फ मेल्स में होते हैं, फीमेल्स में ये नहीं होते। यूरेथ्रा के जो स्पिंटर है वो मेल फीमेल दोनों में होते हैं, ठीक है। 2 स्पिंटर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ये है प्रोस्टेट का पार्ट प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, उसके बाद नीचे जो एक्सटर्नल वॉलेंटरी स्पिंटर है वहाँ तक का पार्ट मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और बाकी का नीचे का पूरा पिनाइल यूरेथ्रा। यही मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है जो मैं आपको बता रही थी कि जो सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन लेता है, प्रोस्टेट का भी सिक्रीशन लेता है, और साथ ही साथ इजैकुलेटरी डक्ट का मतलब एम्प्यूला से भी सिक्रीशन लेता है, मतलब स्पर्म और उसके साथ साथ थोड़े बहुत सिक्रीशन यहीं पे सबसे पहले मिलते हैं। जो इंटरनल इन्वॉलेंटरी स्पिंटर है वहाँ पे सिर्फ यूरिन जा रहा है, वहाँ पे कोई सीमेन नहीं होगा, कुछ भी हो जाए पीछे बैक फ्लो नहीं होता है। और जो एक्सटर्नल में है वहाँ पे या तो अगर यूरिनेशन का टाइम है तो यूरिन जा रहा है, अदरवाइज वो सीमेन भी पास हो सकता है, ठीक है। इतना ये याद रखना। ये हमारा यूरेथ्रा और स्फिंक्टर वाला पार्ट खत्म है। नेक्स्ट हम पेनिस को करेंगे, पूरा का पूरा इसका ट्रांसफर सेक्शन या कट सेक्शन हम देखेंगे अभी। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज पेनिस। पेनिस इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी यानी कॉपुलेशन, कॉपुलेशन यानी कॉइटस, कॉइटस यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स। और ये सब का मतलब क्या कि पेनिट्रेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो उसी को बोलते हैं कॉइटस। अब ये सुनो, ज़्यादा लोग नहीं बताते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये ऐसा कुछ होगा स्ट्रक्चर पेनिस का, मैं बता चुकी हूँ, ठीक है।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब मैं जो स्ट्रक्चर बनाऊंगी वो क्या करूंगी, इसका कट सेक्शन होगा, यानी कि ये ऐसा है पेनिस, मैं इसका ये वाला पार्ट बनाऊंगी ऐसे, जो हर बार मैं बताती हूँ, ये सर्कल, समझे? ये इसका कट सेक्शन है, ये ऐसे मैंने पूरा का पूरा बनाया, तो ये ऐसे स्लीपिंग पोजीशन में हो, समझ में आ रहा होता है। ये अगर ऐसा है तो मैंने इसको ऐसे रख दिया। तो मैं आप बताती हूँ आपका स्ट्रक्चर, आपका मतलब पेनिस का स्ट्रक्चर। पेनिस में दो इम्पॉर्टेंट मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो होते हैं पहला कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। मैं ये डायग्राम बना रही हूँ, उसके साथ साथ कुछ बातें भी बताऊंगी। तो जहाँ पे आपका डायग्राम खत्म होता है, नीचे नीचे वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप नोट करते जाना। मेरे पास तो जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख सकती, ठीक है? तो दो ऐसे मसल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इरेक्टाइल मसल्स, ठीक है? क्यों इरेक्टाइल मसल्स बोलते हैं? क्योंकि बाद में जब इरेक्शन होता है पेनिस का, तो यही मसल्स बहुत हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इरेक्शन होता है, ठीक है? यहाँ पे प्रेजेंट है ये हमारा यूरेथ्रा, इधर होगी आर्टरी। कोई भी मुझे बोलेगा नहीं कि ये मुंह जैसा दिख रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट होगी डॉर्सल वेन्स, ठीक है? तो पहली बात, कॉर्पस कैवर्नोसा ऐसे प्रेजेंट होगा इधर, ठीक है? यूरेथ्रा को सराउंड करता हुआ होगा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इतने तक कोई भी तकलीफ? अब कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पस कैवर्नोसा इज सराउंडेड बाय टिश्यू इन शॉर्ट ये सब टिश्यू से सराउंडेड रहता है, और वो टिश्यू का नाम क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है? यही है जो इससे पूरा सराउंडेड रहता है। अब मैंने आपको जो बताया वो किस तरीके से दिखता होगा, ये पूरा कॉर्पस कैवर्नोसा होगा यहाँ पीछे तक, यहाँ पे पूरा का पूरा मान लो कि यूरेथ्रा क्या बोलते हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होगा पूरा का पूरा। आप ऐसे याद रख सकते हो कि यूरेथ्रा को स्पॉन्ज चाहिए, क्योंकि वही तो मेन काम है जो यूरिन और सीमेन का पास कर रहा है, तो इसलिए उसके पास कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होगा, ठीक है? ऐसे रॉड की तरह ये मसल्स प्रेजेंट होंगे, और इसके आसपास क्या सराउंडेड होगा? ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है? आगे जाके क्या बनता है? कॉर्पस कैवर्नोसा भी आगे जाके बनाएगा फोर्स ग्लैंस पेनिस। कौन बनाएगा? कॉर्पस कैवर्नोसा, ठीक है? ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको शायद नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये मैंने ऐसे साइड का स्ट्रक्चर बनाया है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन के लिए कि आपको शायद उससे थोड़ा बहुत इमेजिन हो पाए, पर अगर नहीं हो रहा तो उसको कंफ्यूज मत होना। सिर्फ इतना याद रखो, कॉर्पस कैवर्नोसा आगे जाके ग्लैंस पेनिस देता है, और ग्लैंस पेनिस फर्दर एक छोटा सा बनाता है फोरस्किन, जो मैंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बताया ही था, पर ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो कॉर्पस कैवर्नोसा है, ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, ये इरेक्टाइल टिश्यू क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। इतनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है कि जैसे ही अगर सप्लाई थोड़ी सी, अगर आपको ब्लड थोड़ा सा मिल जाए, तो उसकी मदद से पेनिस का क्या होता है? इरेक्शन होता है। इरेक्शन होने वो क्यों होता है? क्योंकि ब्लड सप्लाई इज़ वेरी 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 मच, तो वो पेनिस का इरेक्शन होता है, और इस वजह से ईजियर हो जाता है कॉपुलेशन में, यानी कि पेनिट्रेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनटू द फीमेल ट्रैक, वो ईजियर हो जाता है ओनली बिकॉज ऑफ मेल पेनिस इरेक्शन। और वो कौन कर रहा है? कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो मसल्स है वो एकदम रॉड की तरह एकदम हार्ड हो जाते हैं, और कॉर्पस कैवर्नोसा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इरेक्शन सुपीरियर पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। सुपीरियर यानी ऊपर की तरफ, पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ। तो यहाँ इस तरीके से ये होगा यहाँ पे कॉर्पस कैवर्नोसा, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम प्रेजेंट होती है इंफीरियर एंटीरियरली।
सुपीरियर यानी ऊपर तो इंफीरियर यानी नीचे, पोस्टीरियर यानी पीछे तो एंटीरियर यानी आगे। तो कॉर्पस कैवर्नोसा व्हेन इट इज इरेक्टेड वो प्रेजेंट होती है सुपीरियर पोस्टीरियरली, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इंफीरियर एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ना इतना तो ये याद कर लो, क्योंकि ये जो सुपीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर इंफीरियर ये सब तो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में कराएंगे, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए, ठीक है। दूसरी बात ये तब है जब इरेक्शन है, जब इरेक्शन नहीं है, जब पेनिस फ्लैसिड है, तो कॉर्पस कैवर्नोसा इज प्रेजेंट डॉर्सली और ये वेंट्रली, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा याद कर लो, इतना कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पूछ रहे तो खाली याद कर लो, आना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया, कॉर्पस कैवर्नोसा ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ होगी, यानी इस तरीके से, लेकिन स्पॉन्जियोसम उसका एग्जैक्टली अपोजिट, नीचे की तरफ और आगे की तरफ। ये अगर पीछे है तो ये आगे, डॉर्सल यानी पीछे, वेंट्रल यानी आगे। डॉर्सल में कितनी बार बोल चुकी हूँ, आप कैसे याद रखोगे डॉर्सल यानी पीछे होता है कि अगर आप कभी भी रूम के अंदर घुस रहे हो और दरवाज़ा बंद कर रहे हो, तो अब जब आप रूम में खड़े हो तब आप दरवाज़ा आपके कहाँ पे, पीछे, तो डोर कहाँ है, पीछे, तो डॉर्सल किधर होगा, पीछे होगा, ठीक है। इतना है पेनिस में, और कुछ रहता है बस, तो ये या तो बना लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक, ऑलमोस्ट द लास्ट, मतलब उसके आगे भी है थोड़ा सा पर इतना नहीं है। सीमेन। सीमेन क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। सीमेन सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म होता है। उसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहला सिक्रीशन फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, पूरा लिखना आप, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो सिक्रीशन करेगा वो आएगा। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे 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 जाएगा, फिर नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, सेमाइनल वेसिकल, तो सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल। उसके बाद आप थोड़ा आगे 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 जाओगे तो आएगा प्रोस्टेट, तो सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट, नॉट यूरिनरी ब्लैडर, वो अलग है। तो उसके बाद जाओगे सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स। ये पूरा का पूरा मिला के जो होगा वो होगा सीमेन, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पर्म्स, इंक्लूडिंग सेमाइनल वेसिकल का फ्रक्टोज और जो सिट्रेट और जो भी हम लोग ने किया था, प्रोस्टेट का जो हमने किया था, कैल्शियम हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, प्रोफिब्रिलोलाइसिन हो गया, म्यूकस हो गया, ये सब चीज़ें आएगी सीमेन के अंदर ही, ठीक है, इतना समझे। ये इसके हो गए कंटेंट्स। एक बार में एक इजैक्यूलेशन पे कितना ml ऑफ सीमेन निकलता है, 2 to 5 ml पर इजैक्यूलेशन। एक बार अगर इजैक्यूलेशन हो रहा है, इजैक्यूलेशन मतलब स्पर्म का, सीमेन का बाहर आना, तो एक बार की इजैक्यूलेशन में 2 से 5 ml स्पर्म होते हैं, और हर एक इजैक्यूलेशन में 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। कितने, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। कितने ml में, 2 to 5 ml के अंदर, 2 ml के अंदर 200 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। उन 200 मिलियन स्पर्म्स में से एटलीस्ट 60% ऑफ द स्पर्म शुड हैव नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, और उन 60% में से 40% ऑफ 60% शुड हैव विगरस मोटिलिटी। क्या हुआ है ये, विगरस मोटिलिटी, यानी कि बहुत ही तेज़ी से ऐसे फटफट फटफट चलने की एबिलिटी को विगरस मोटिलिटी बोलते हैं। क्या बोला, वापस रिपीट करती हूँ। एक इजैक्यूलेशन में कितना ml ऑफ सीमेन निकलता है, 2 to 5 ml, और 2 to 5 ml के अंदर कितने स्पर्म्स होंगे, 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म्स होंगे। उस 200-300 मिलियन में से 60% शुड हैव नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, एंड आउट ऑफ दो 60%, 100 में से नहीं, आउट ऑफ दो 60% 40% शुड हैव नॉर्मल नहीं, विगरस मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी नॉर्मल और विगरस मोटिलिटी। अगर ऐसा है तो ही वो इंसान एकदम नॉर्मल है। आप खुद सोचो, नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल, एक इतने से ml में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स हैं, और उन इतने बिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से सिर्फ कोई एक ही स्पर्म है जो आगे जाके ओवरी में एग के साथ फ्यूज़ होगा और फिर कोई एक फीटस बनेगा। तो सोचो कितना ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुआ है, कितना ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ है, हम कितने वेल डेवलप्ड ह्यूमन बींग्स बन गए, कि कितना बढ़िया सा हमारे नेचर ने कर दिया, ठीक है। तो एक और बात, अगर 20 मिलियन एक इजैक्यूलेशन में
20 मिलियन से कम स्पर्म्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि वो मेल है वो इनफर्टाइल है, यानी कि स्टेराइल है। फिर उसमें स्टेरिलिटी नहीं आ सकती, क्योंकि 20 मिलियन स्पर्म्स में कोई गारंटी ही नहीं है कि एक स्पर्म जाके वहाँ पे फ्यूज़ करेगा, कोई चांस ही नहीं, बहुत कम चांस होता है। उसके लिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए, उसमें भी 60% शुड हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछेंगे, 60% शुड हैव नॉर्मल मॉर्फोलॉजी एंड आउट ऑफ दो 60% 40% स्पर्म शुड हैव विगरस मोटिलिटी। ठीक है, तो यह याद कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा सीमेन। इसके अलावा एक बात है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि सीमेन क्या होता है, एल्कलाइन होता है। किसकी वजह से, प्रोफिब्रिनोलाइसिन। अब अगर आपको ऐसा पर्टिकुलर पूछे तो आप बोलना प्रोफिब्रिनोलाइटिन की वजह से एल्कलाइन होता है, लेकिन अगर आपको ग्लैंड से पूछे तो आप बोलना कि एल्कलाइन नेचर सेमाइनल वेसिकल की वजह से होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, बस ऐसे याद करो। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया था, ओडर कैल्शियम की वजह से होता है, जो कि कौन देता है, प्रोस्टेट। उसके अलावा कैल्शियम एक और चीज़ देता है, उसको मिल्की अपीयरेंस, वो भी क्या करता है, कैल्शियम का काम होता है। उसके अलावा ल्यूब्रिकेशन, ये कौन देता है, म्यूकस यानी कि बल्बोयूरेथ्रल, ये दोनों क्या है, प्रोस्टेट। ठीक है, सीमेन का फंक्शन क्या है, वो क्यों है, ऐसा क्या काम आ गया सीमेन का, उसकी ज़रूरत है क्या है। सबसे पहली चीज़ कि वो ये एल्कलाइन है, ये हमें पता है। एल्कलाइन नेचर की वजह से जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के यूरेथ्रा में यूरिन एसिडिक होता है, तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सीमेन प्रोड्यूस होता है, जो ऑब्वियसली न्यूट्रलाइजेशन करेगा क्योंकि ये एल्कलाइन है, यूरिन एसिडिक है। सिमिलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो एसिडिक, वजाइना एसिडिक होता है बहुत, तो उसको भी कॉपुलेशन के टाइम पे न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बहुत फंक्शनल होता है सीमेन, कि वो वहाँ पे न्यूट्रलाइज करता है। दूसरी चीज़ सीमेन का, वो स्पर्म को ट्रांसपोर्टेशन मीडियम प्रोवाइड कर रही है, बिना किसी मीडियम के हवा में तो स्पर्म उड़ेगा नहीं, तो वो ट्रांसपोर्ट के लिए मीडियम प्रोवाइड कर रही है। एडिशनली वो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रही है। क्या न्यूट्रिएंट्स, जैसे फ्रक्टोज हो गया, या जो भी सीमेन के जो भी तीनों ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब न्यूट्रिशन दे रहे हैं स्पर्म को। तो मैंने दो फंक्शन बताए सीमेन के, पहला ट्रांसपोर्ट मीडियम एंड न्यूट्रिएंट दे रही है, और दूसरी चीज़ कि न्यूट्रलाइज कर रही है एसिडिक मीडियम को, दो जगह पे, मेल यूरेथ्रा एंड फीमेल वजाइना। तो चलो अब एक नोट बना के लिखो कि कुछ भी प्रॉब्लम हो स्पर्म की प्रोडक्शन में तो उसको क्या बोलते हैं, यानी कि खाली अभी नोट लिखो, ऐसे नोट, और उसमें ये सब चीज़ें लिखो। सबसे पहला ओलिगोस्पर्मिया, उसके बाद एस्पर्मिया, पहले ये लिखो टेराटोजूस्पर्मिया, एस्थेनोजूस्पर्मिया। तो ये सब क्या है, ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो का मतलब कम, स्पर्मिया का मतलब स्पर्म प्रोडक्शन। तो ओलिगोस्पर्मिया में प्रॉब्लम क्या होगी, डिक्रीज इन स्पर्म प्रोडक्शन। जो नाम बोलेगा हम वही करेंगे। ठीक है, उसके बाद एजूस्पर्मिया, ओलिगो यानी कम था, और ए मतलब होता है एब्सेंट, तो सीमेन के अंदर स्पर्म ही नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन। ठीक है, ओलिगोजूस्पर्मिया, अगेन ओलिगोजूस्पर्मिया मतलब डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, एजूस्पर्मिया यानी एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन, टेराटोजूस्पर्मिया, एस्थेनोजूस्पर्मिया। ये क्या, हमने स्पर्म में 3 कंडीशन पढ़ी थी, एक कि उसका नंबर 200 to 300 मिलियन होना चाहिए, दूसरा 60% ऑफ देम शुड हैव नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, तीसरा 40% ऑफ दो 60% शुड हैव विगरस मोटिलिटी। पहला प्रॉब्लम तो हमने पता कर दिया कि उसका नंबर ही बराबर नहीं हो रहा, 200 to 300 मिलियन बन ही नहीं रही, कम बन रहे, तो ओलिगोजूस्पर्मिया बन ही नहीं रहे हैं, तो एजूस्पर्मिया। दूसरा कंडीशन था 60% ऑफ स्पर्म शुड हैव नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, अगर वो नहीं हो तो होगा टेराटोस्पर्मिया। तो अगर स्पर्म के अंदर नॉर्मल मॉर्फोलॉजी इज एब्सेंट तो टेराटोजूस्पर्मिया। तो बचा क्या, 40% वाला एस्थेनोजूस्पर्मिया, यानी मोटिलिटी नहीं है।
मोटिलिटी की प्रॉब्लम है तो एस्थेनोजोस्पर्मिया। अगर मोटिलिटी होगी तो ही तो एस्थेटिक होगी चीज़ स्पर्म, क्योंकि स्पर्म मोटा ही होगा तभी तो मेल एग फीमेल एग के पास पहुंच पाएगा, तभी तो वो अपनी एस्थेटिसिटी दिखाएगा। अगर उसकी मोटिलिटी नहीं होगी तो सारी एस्थेटिकनेस चली गई। तो ऐसे याद रखो, एस्थेनोजोस्पर्मिया का मोटिलिटी और टेराटोजोस्पर्मिया का मॉर्फोलॉजी। अब इसके बाद ये तो अब नॉर्मल फाइंडिंग्स है। अब मैं आपको एक लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी आज का, दैट इज डिसऑर्डर्स, के कोई भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या ट्रैक्ट या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। मोस्टली मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जैसे क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म हो गया, तो ये सब चीज़ें, हाइड्रोसील भी मैंने पढ़ाया था, तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। पर लेकिन जो एक बार जो नहीं पढ़ा है वो और एक बार रिविजन में पूरा करा दूँ, बस आज का लेक्चर उतना ही रखेंगे हम। डिसऑर्डर्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आठ डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे, इतना हार्ड नहीं है, एकदम ईजी है। स्टेरिलिटी, फिर नाम लिख देती हूँ। तो ये 8 डिसऑर्डर्स है जिसका नाम सुन के हमको बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत ईजी है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? ये 8 डिसऑर्डर इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहला है स्टेरिलिटी। ये सबको पता है कि अगर किसी कारण की वजह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे हो या कम प्रोड्यूस हो रहे हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो स्पर्म प्रोड्यूस करने में, कि वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिलिटी, यानी कि इनफर्टिलिटी, ठीक है। हाइड्रोसील, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सील यानी कि एक्यूमुलेशन और हाइड्रो यानी वाटर का, तो वाटर का एक्यूमुलेशन हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? याद करो, टेस्टिस के अंदर था, जो उसकी कवरिंग थी ट्यूनिका वजाइनालिस, अगर याद हो तो, ठीक है। तो ये था हाइड्रोसील। नेक्स्ट है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। किसी कारण की वजह से डिसेंट ऑफ टेस्टिस नहीं होता है। किसी कारण क्या? टेस्टोस्टेरोन के कम होने की वजह से 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे डिसेंट ऑफ टेस्टिस नहीं हो पाता है, तो वो है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। कब होना चाहिए? 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होना चाहिए। क्यों होता है कि टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है वो मेल फीटस के अंदर, तो डिसेंट ऑफ टेस्टिस होता है। अगर वो नहीं हो तो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म हो जाता है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है? स्टेरिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट इज इंग्वाइनल हर्निया। अब मैंने आपको जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको इंग्वाइनल कैनाल बताया था कि वो इंग्वाइनल कैनाल से ही टेस्टिस नीचे डिसेंड करती है। लेकिन हर्निया का मतलब क्या होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से, फॉर एन एग्जांपल ये एक ट्यूब है, यहाँ पे एक कवरिंग थी कि यहाँ का जो भी प्रॉब्लम है वो नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब यहाँ का जो भी कंटेंट है वो यहीं रहेगा, नीचे का जो भी कंटेंट है वो नीचे रहेगा। तो ये जो बीच वाली चीज़ें हैं, जो बीच वाला जो मेरा हाथ है, ये दोनों को रोक के रख रही है मिक्स होने के लिए। बट किसी कारण की वजह से अगर ये जो मेरा हाथ है वो डिस्ट्रॉय हो गया, लूज़ हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या होगा? हर्निया होगा। यानी कि जो ऊपर वाला कंटेंट है वो कहाँ पे आएगा? नीचे में आएगा। तो ये हो गया हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया यानी कि इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू जहाँ पे से टेस्टिस नीचे डिसेंड कर रही थी, अगर आपको नहीं याद हो तो ऐसा कुछ था, स्क्रोटम यहाँ पे इंग्वाइनल हर्निया था, यहाँ से टेस्टिस इधर डिसेंड करती है और ये हमारा पूरा का पूरा ऊपर एब्डोमेन है। अगर इंग्वाइनल कैनाल में से
अगर इंग्वाइनल कैनाल में प्रॉब्लम हुई, इसकी जो बहुत सारी कवरिंग्स होती है उसमें कुछ तकलीफ हुई या कुछ भी हुई, तो ऊपर का जो कंटेंट है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। स्पेशली यूजुअली इंटेस्टाइन बहुत बार होती है, क्योंकि एब्डोमेन में सबसे नीचे कहाँ क्या है, इंटेस्टाइन है, तो वो कितनी बार स्क्रोटम में आती है, तो वो हर्निया में आती है। खाली ये नहीं, बहुत अलग अलग हर्निया होते हैं, बट अभी आपको यही इंग्वाइनल हर्निया याद रखना, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट है एडम। एडम मतलब एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स। इसको हम लोग मेल मीनोपॉज या एंड्रोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे मेल्स में एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेस्टोस्टेरोन की कमी होती जाती है, मतलब कम होता जाता है। सिमिलरली फीमेल्स में भी ऐसा ही होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ईस्ट्रोजन कम होता है, पर यह एवरी फीमेल में होता ही होता है। और एक लिमिट आती है जब क्या आता है, मेनोपॉज आ जाता है कि अब ईस्ट्रोजन नहीं है इतना, तो इसी वजह से तो ऑस्टियोपोरोसिस और वो एक्स्ट्रा बीमारी होती है फीमेल्स को। बट ठीक है, दैट इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तो होता है, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा तो फिर स्पर्म्स नहीं बनेंगे इतने, और स्पर्म्स नहीं बनेंगे तो स्पर्म्स कम बनेंगे, और स्पर्म्स कम बनेंगे तो फर्टिलिटी के चांसेस कम है। और ये सिर्फ एज्ड मैन में होता है, क्योंकि वहीं पर ही टेस्टोस्टेरोन का कम हो रहा है। तो हो सकता है यंगर में भी हो, तो उसका नाम कुछ अलग होगा। इसका नाम है एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एज्ड मेल्स। तो एज्ड मेल्स जो होते हैं उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होने की, टेस्टोस्टेरोन इज एन एंड्रोजन, अगर आपको नहीं पता हो तो एंडोक्राइन का पार्ट है। तो टेस्टोस्टेरोन की कमी है यानी एंड्रोजन की कमी है मेल्स के अंदर, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है स्टेरिलिटी की। तो वो पर लेकिन एजेड मेल्स में है क्योंकि वो एंड्रोजन की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट इज इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी का मतलब कि बहुत टाइम तक पूरा का पूरा सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, तब तक अगर मेल अपने पिनाइल को, पेनिस को अगर इरेक्ट नहीं रख पा रहा है तो दैट इज इम्पोटेंसी। पोटेंट ही नहीं है उसका पिनाइल, ठीक है। तो erection will lose even before the sexual intercourse is over, before completion of sexual intercourse। यानी कोइटस या कॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। इसका मतलब, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी का मतलब कि प्रोस्टेट, एक काम करते हैं, एक एक वर्ड करते हैं। बिनाइन मतलब ये कैंसर का कंडीशन होता है कि एक ही जगह पे वो कैंसर, मतलब वो जो सेल्स है उसका नंबर सिर्फ एक ही जगह पे बढ़ रहा है, वो और दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में नहीं फैल रहा है, तो वो बिनाइन है। क्योंकि कैंसर फैलता है, एक अगर जगह पे हो रहा है तो वहाँ से दूसरी जगह पे भी हो सकता है, बट अगर बिनाइन मतलब वही एक ही जगह पे हो रहा है। प्रोस्थेटिक यानी प्रोस्टेट, और हाइपरट्रॉफी मतलब प्रोस्टेट का बहुत बड़ा हो जाना। तो ऐसा था हमारा प्रोस्टेट। अगर ये बहुत बड़ा हो जाए, अगर ये बड़ा बड़ा हो जाए तो वो क्या होगा, यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है वो कम होती जाएगी। क्योंकि प्रोस्टेट अगर बड़ा होगा तो यूरेथ्रा के पास एक्स्ट्रा स्पेस थोड़ी है, या वो बाहर बाहर थोड़ी जाता जाएगा, वो यूरेथ्रा को छोटा करता जाएगा, उसकी जो ओपनिंग है उसको पतली करता जाएगा। तो अब अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो अगर प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा हुआ और यूरेथ्रा का साइज़ छोटा हुआ तो क्या तकलीफ आ सकती है? सबसे पहली तो यूरिनेशन में तकलीफ आ सकती है। उसमें भी सबसे पहला तो पेनफुल यूरिनेशन। क्यों? क्योंकि इतनी स्पेस ही नहीं है कि सारा का सारा यूरिन बाहर जा सके अच्छे से, तो इसलिए पेनफुल यूरिनेशन होता है। दूसरा कि रात के समय पे ज़्यादा यूरिनेशन होता है, ये ऐसा पाया गया है। ऐसा क्यों होता है दैट इज़ नॉट पॉइंट ऑफ कंसर्न, सिर्फ इतना याद रखो, रात के टाइम पे ज़्यादा यूरिनेशन होता है और पेनफुल होता है, ठीक है। रात के टाइम पे तो नॉक्टर्नल यूरिनेशन तो रात को बोलते हैं, ठीक है। मेन चीज़ ये कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोटेंशन बहुत ही सारे एजेड मेल्स के अंदर होती है, यूजुअली होती ही है, मतलब बहुत कॉमन है ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोट्रॉफी। मैंने शायद हाइपोटेंशन बोला, सॉरी। तो उसमें क्या है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ जा रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो है प्रोस्टेट कैंसर। तो ये जो कैंसर है ये मैलिग्नेंट है, ये बिनाइन था लेकिन वो जो कैंसर है वो मैलिग्नेंट है। मतलब अगर प्रोस्टेट का कैंसर है तो वो प्रोस्टेट का ही है, मैंने लिखा है प्रोस्टेट का कैंसर है, तो वो कहाँ पे, दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी फैल रहा है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको सर्जिकली रिमूव करो, क्योंकि उसके अलावा तो अब कैंसर का तो तुमको पता ही है क्या चल रहा है, जो भी है। पर इसका इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले तो देखो ये प्रोस्टेट है, यहाँ का ट्यूमर होता जाएगा। सेल्स का कैंसर का मतलब सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा अनइंटेंशनली
अननेसेसरीली बढ़ता जा रहा है। अगर सेल्स का नंबर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर, TUMOUR। और वो जो ट्यूमर है वो अगर दूसरी जगह पे फैल रहा है तो वो मैलिग्नेंट है, अगर नहीं फैल रहा है तो बिनाइन है। तो ये जो है प्रोस्टेटिक कैंसर वो मैलिग्नेंट है, मतलब वो प्रोस्टेट से दूसरी जगह भी फैल रहा है। इसकी ट्रीटमेंट कि तुम इसको सर्जिकली रिमूव करो, ठीक है। ये थे डिसऑर्डर्स। कौन कौन से पढ़े? स्टेराइल कि इनफर्टाइल मेल है, वो नहीं कर पा रहा है फर्टिलिटी। हाइड्रोसिल वाटर का बढ़ जाना ट्यूनिका वजाइनालिस में। क्रिप्टोर्किडिज्म 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पर जब टेस्टिस का डिसेंड होता है तो तब नहीं हुआ, इस वजह से स्टेरिलिटी हो गई। और इसके बाद कभी भी दूसरा चांस नहीं होता, एक ही चांस होता है डिसेंड का, ठीक है। नेक्स्ट इंग्वाइनल हर्निया, ऊपर का जो एब्डोमेन का कंटेंट है वो स्क्रोटम के अंदर गिरता जा रहा है, उसको हर्निया बोलते हैं, ये भी बहुत कॉमन है। फिर एडम एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजेड मेल्स, फीमेल की बोल रही मैं, एजेड मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन एकदम कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल होते जाते हैं। इम्पोर्टेंसी के पूरा सेक्सुअल इंटरकोर्स खत्म हो तब तक मेल पेनिस को इरेक्ट ही नहीं रख पाता, वो वापस नीचे गिर जाती है। BPH बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, यानी कि प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट होना, जिस वजह से यूरेथ्रा का ऐसे कंजेस्टेड वे में या छोटा हो जाना उसका। प्रोस्टेट कैंसर या कैंसर है, मैलिग्नेंट कैंसर, और इसकी ट्रीटमेंट इज सर्जिकल रिमूवल। सो दैट इज इट। ये पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है, उसका स्ट्रक्चर एंड वो वाला पार्ट। इसके बाद जो गैमेटोजेनेसिस आता है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वापस हम इसको जगाएंगे, पर उससे पहले हम सिमिलरली फीमेल में करेंगे, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें क्या पढ़ेंगे? जो उसका स्ट्रक्चर है यूट्रस का, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यूट्रस का, एक एक चीज़ हम अच्छे से पढ़ेंगे उसको। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पहले करेंगे, उसके बाद हम गैमेटोजेनेसिस पे जाएंगे। आई नो गैमेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देना ही है, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, तो NCERT से पढ़ लेना, और क्वेश्चंस तो लगाने ही आपको पता है, उतना टाइम नहीं लगेगा, फटफट हो जाएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे क्वेश्चंस लगा दो, खाली स्पर्मेटोजेनेसिस को छोड़ देना, क्योंकि वो तो अभी मैंने नहीं करा है, पर अगर आपको आता है तो यार ट्राई करना तो कर सकते हो, इट्स फाइन। ओके, सो आई एंड दिस लेक्चर ओवर हियर। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।